गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं हूं अंजलि मेहरा फ्रॉम PSIR नेशन। तो स्टूडेंट्स, बहुत दिनों के बाद PSIR पे कोई नई वीडियो अपलोड हुई है क्योंकि मेरी थोड़ी तबीयत ख़राब थी, जिसकी वजह से मैं किसी भी तरीके का लेक्चर जो है वो अपलोड नहीं कर पाई थी। लेकिन मैं वापस आ गई हूँ और हम उसी कंसिस्टेंसी से अब लोग आगे बढ़ते हैं जैसे हम लोग पहले बढ़ रहे थे। हमारा जो लास्ट लेक्चर था उसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि किस तरीके से हमारे देश की फाइनल और थर्ड इमरजेंसी लगाई गई थी, नेशनल इमरजेंसी लगाई गई थी, जो कि इंदिरा गांधी द्वारा उस टाइम पे लगाई गई थी, 25 जून 1975। ठीक है, क्या क्या वजह रही थी, किस तरीके से उन्होंने पूरे तरीके से संविधान को पूरे तरीके से अनदेखा किया था, किस तरीके से हमारे सुप्रीम कोर्ट ने आगे चलकर ऐसी इमरजेंसी दोबारा ना लगे उसके लिए क्या क्या स्टेप्स लिए थे, किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आंतरिक गड़बड़ी के बलबूते पर इन नियर फ्यूचर कभी भी इमरजेंसी नहीं लगाई जाएगी। इमरजेंसी लगाने के लिए कुछ ठोस वजहें चाहिए, यानी कि कोई आक्रमण या फिर पूरे तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन मशीनरी का फेल हो जाना, इस तरीके की वजह। यहाँ तक कि हमने पूरा पढ़ लिया था। तो स्टूडेंट्स, यहाँ तक आप लोगों को थोड़ा मोटा मोटा अंदाज़ा जो है वो हो गया होगा कि हमारी जो इंडियन पॉलिटी जो है, हमारी इंडियन पॉलिटी के अंदर जैसे कि हमारी संसद हो गई, हमारे राष्ट्रपति हो गए, हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, ये हमें ज़रूरत क्यों है, इन ढांचों की हमें ज़रूरत क्यों है, और ये ढांचे जो हैं ये किस तरीके से काम करते हैं, क्यों इनकी ज़रूरत पड़ी थी बनने के लिए, क्या क्या हुआ था। ठीक है, तो हमने इंडियन पॉलिटी का एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ को हम लोगों ने कवर कर लिया है। हमें इन ढांचों के बारे में पता चल गया है जो कि बहुत ज़रूरी है। हमें पता चल गया है कि संसद जो है वो तीन चीज़ों से मिलकर बनी होती है, जिसमें से एक है राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा। ठीक है, तो इन तीन चीज़ों के मिलने से जो है हमारी पूरी संसद बनती है। संसद क्या है? संसद एक वो जगह है जहाँ पर हमारे चुने हुए जो प्रतिनिधि हैं वो वहाँ जाकर कानून बनाते हैं। ठीक है, आप लोगों को पता है कि हमारा जो इंडियन पॉलिटी का जो पूरा सेटअप जो है वो अप्रत्यक्ष चुनावों पर चलता है। हमारे यहाँ प्रत्यक्ष चुनाव नहीं होते हैं, हमारे यहाँ अप्रत्यक्ष चुनाव होते हैं। हम वोट देते हैं, हमारे कैंडिडेट संसद तक जाते हैं, आगे जाके वो कानून का निर्माण करते हैं। हम लोग खुद जाके वहाँ कानून निर्माण नहीं करते। तो हमारी जो पद्धति है वो है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र की। ठीक है, तो ये सब जो चीज़ें हैं ये इंडियन पॉलिटी के अंदर आती हैं कि वो सेटअप्स क्या हैं, उन सेटअप्स का किस बिना पे, कौन सी विधि पे वो काम करते हैं, ये सब हमारे इंडियन पॉलिटी के अंदर आता है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स, मुझे एक स्टूडेंट ने कहा था कि उन्हें गवर्नेंस पढ़ना है। देखिए, अगर आप लोग पॉलिटी को अच्छे तरीके से समझ रहे हैं तो आप लोग गवर्नेंस को भी बहुत अच्छे तरीके से समझ पाएंगे, क्योंकि इंडियन पॉलिटी के अंदर हमें बताया जाता है कि हमारे जो ये संवैधानिक ढांचे जो हैं, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, राष्ट्रपति, इनकी हमें ज़रूरत क्या है, ये जो ढांचे जो हैं ये किस तरीके से बनाए गए, क्यों बनाए गए, कैसे बनाए गए, और ये किस पद्धतियों पे काम करते हैं। गवर्नेंस के अंदर हम लोग पढ़ेंगे कि ये किन चरणों में काम करते हैं, इनकी क्या ज़रूरत है, इनका जो वर्क होता है वो किस तरीके से होता है। जैसे कि हम एक प्राइवेट ऑफिस में जाते हैं, कोई भी ऑफिस ले लीजिए, कोई प्राइवेट ऑफिस है या किसी भी तरीके का ऑफिस है, तो वो सिर्फ एक सेटअप है। ठीक है, हम लोग किसी कंपनी को अगर जानते हैं, ABC मान लीजिए कोई भी कंपनी है, तो हम लोगों ने उस ABC कंपनी को जान लिया, उसका ढांचा देख लिया, उसका बिल्डिंग हम लोगों ने देख लिया कि हाँ ये बिल्डिंग है, यहाँ ABC कंपनी है। लेकिन वो ABC कंपनी अब किन चरणों पे काम करेगी, कुछ तो उनके वैल्यूज़ या फिर कुछ तो उनके चरण होंगे ना, जिससे होकर वो गुजरती है, जिन चीज़ों से होकर वो अपने काम को करेगी। तो बिल्कुल यही चीज़ गवर्नेंस के अंदर आती है। हमने कॉन्स्टिट्यूशन बना तो दिया, ठीक है, हमने वो ढांचे भी बना दिए जिसके बिना पे उन उन ढांचों को काम करना है, लेकिन काम करेगी कैसे, है ना? सिर्फ यही तो बताया गया है ना कि हाँ ऐसे काम करेगी, ये काम करेगी और ये चीज़ काम करेगी, लेकिन काम कैसे करेगी ये कौन डिसाइड करेगा? ये आता है हमारे गवर्नेंस के अंदर कि वो जो संस्था जो है या फिर वो जो ढांचा जो है वो काम कैसे करेगा। गुड गवर्नेंस क्या है, गवर्नेंस क्या है। ठीक है, पॉलिटी के अंदर तो हमने सिर्फ अभी तक यही जाना कि हाँ वो बन के तैयार है, वो बिल्डिंग, वो ढांचा, वो संस्था बन के तैयार है, लेकिन वो काम कैसे करेगी ये हम पढ़ेंगे गवर्नेंस के अंदर। UPSC की जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उन्हें पता होगा कि गवर्नेंस जो है वो एक मेंस का पार्ट है। ठीक है, जब आप लिखते हैं गवर्नेंस में, जब रिटर्न में जब आप बैठेंगे और जब वहाँ लिखेंगे तो गवर्नेंस की जो है ना वो वेटेज होती है बहुत ज़्यादा। तो बहुत अच्छे से, बहुत ही सरल से शब्दों का प्रयोग कीजिएगा, बहुत भारी भरकम शब्दों का प्रयोग मत कीजिएगा।
क्योंकि नहीं पता है कि सामने कौन बैठा होगा, ठीक है। तो पॉलिटी को अगर आप लोग समझ रहे हैं, पॉलिटी के अंदर अमेंडमेंट्स, आपके आर्टिकल्स, आपका बहुत सारी चीज़ें, जल बोर्ड हो गया, राज्य निर्वाचन आयोग, केंद्रीय निर्वाचन आयोग, बहुत सारी चीज़ें हैं जो वो करनी है। आप लोगों को उसका आर्टिकल नंबर पता होना चाहिए, अगर अमेंडमेंट हुआ है तो वो पता होना चाहिए। साथ साथ में आपको गवर्नेंस की कोई कमीशन बना है तो कब, कैसे, किस तरीके से उसकी वर्किंग है, क्या है। तो स्टूडेंट्स देखिए, बहुत सारे लोगों ने पूछा था कि ये गवर्नेंस, गुड गवर्नेंस का मतलब क्या होता है, हम इसे सुशासन क्यों बोलते हैं, हम इसे शासन क्यों नहीं बोल सकते। देखिए, जितना फर्क शासन और कुशासन में होता है उतना ही फर्क सुशासन में और शासन में भी होता है, ठीक है। ये बिल्कुल बहुत बारीक बारीक से फ़र्क होते हैं। ये वैसे ही फ़र्क हैं, बहुत छोटे छोटे से फ़र्क हैं, एक जैसे कि एक एडवोकेट में और एक लॉयर में फ़र्क होता है, ठीक है। एडवोकेट हमें भी पता है कि एक स्पेशलाइज लाइन होता है, जैसे कि क्रिमिनल लॉयर हो गया या फिर इस तरीके का। और लॉयर जो होता है वो एक नॉर्मल होता है, आपका LLB, ठीक है। एक रूम और चैम्बर में भी फ़र्क होता है, एक रूम नॉर्मल रूम हो सकता है, एक चैम्बर होता है ऑफिशियल रूम, ठीक है। तो ये बहुत बारीक फ़र्क हैं, बहुत ज़्यादा सबको नहीं समझ में आते ये फ़र्क, लेकिन आप लोगों को ये चीज़ें पता होनी चाहिए, ठीक है। कुशासन की जब हम बात करते हैं तो एक ऐसा शासन जो आपके घरेलू मामलों पर हस्तक्षेप करता है, ठीक है। जैसे कि अंग्रेज़ों ने अब हम लोगों पे किया था। उन्होंने क्या किया था, उन्होंने अपनी मशीनरी को हमारे ऊपर पूरी तरीके से लाद दिया था, हमारी मर्जी के खिलाफ। हम लोग नहीं कोई भी नहीं चाहेगा ना कि कोई बाहर का आए और उसके ऊपर पूरे तरीके से अपनी सुप्रीमेसी को जमा दे। उन्होंने वो किया था, तो वो आता है कुशासन में, ठीक है। शासन शब्द का प्रयोग भी हम लोग कुछ नेगेटिव वर्ड उसमें कर सकते हैं, क्योंकि शासन जब अकेला आता है तो वो भी नेगेटिव होता है। कभी भी गवर्नेंस शब्द के लिए शासन शब्द का प्रयोग मत कीजिएगा। गवर्नेंस शब्द का मतलब ही सुशासन होता है, गुड गवर्नेंस। गवर्नेंस कुछ भी हो सकती है, गवर्नेंस किसी भी तरीके की हो सकती है, वो खराब भी हो सकती है, वो नेगेटिव भी हो सकती है। जो अंग्रेज हमारे साथ कर रहे थे उस टाइम पे 1947 से पहले, वो भी एक गवर्नेंस थी, बट वो गुड गवर्नेंस नहीं थी। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने रूल्स को हमारे ऊपर लादा था, हमारी मर्जी के खिलाफ, ठीक है। तो ये वो भी एक गवर्नेंस थी, लेकिन यहाँ है गुड गवर्नेंस, ठीक है, सुशासन। गुड गवर्नेंस से हमारा मतलब होता है इलेक्टेड, ठीक है, वो सरकार जो हमने खुद बनाई है मतदान का प्रयोग करके। हमारा जो राइट है आर्टिकल 326, जो हमें मतदान का अधिकार जो हमें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया है, उसका प्रयोग करके हमने अपनी सरकार को खुद बनाया है, ठीक है। इसीलिए ये सुशासन है। हम लोग डायरेक्ट इनडायरेक्ट अपनी सरकार से जुड़े हुए हैं। हमने जो सरकार बनाई वो हमारे द्वारा चुनी है। संसद में जो लोग गए हैं वो हमारे द्वारा चुने गए, तब वो वहाँ पर गए हैं। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र की जो पॉलिसी है वो यहाँ चल रही है, लेकिन हमने ही इलेक्ट किया है, ठीक है। हमारे ऊपर थोपा नहीं गया था, जैसे ब्रिटेन है, ठीक। आप बहुत सारे लोगों को पता होगा, जब आप लोग अपना पासपोर्ट अप्लाई करते हैं या फिर जब आपका पासपोर्ट आपके हाथ में आता है तो उसमें क्या लिखा होता है, भारतीय गणराज्य। गणराज्य का मतलब क्या होता है, रिपब्लिक का मतलब क्या होता है। बहुत सारी कंट्रीज़ ने अपने नाम के आगे लगा रखा है कि रिपब्लिक, चेक रिपब्लिक। रिपब्लिक बहुत सारी कंट्रीज़ ने अपने नाम के पीछे लगाया होता है। रिपब्लिक का मतलब ही ये होता है कि आपका जो सर्वे सर्वा जो है, जैसे इंडिया का जो है, इंडिया के जो हैं वो सर्वे सर्वा जो होते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से, वो होते हैं राष्ट्रपति। और हमारे राष्ट्रपति जो हैं वो इलेक्टेड हैं, ठीक है। ये वंशानुगत नहीं चल रहा है जैसे ब्रिटेन में होता है। ब्रिटेन में क्या होता है कि एक क्वीन है, फिर उन्हीं के ही वंशज आगे आगे आते जाते हैं, लेकिन हमारे में ऐसा कुछ नहीं है। हम जो अपना राष्ट्रपति जो इलेक्ट करते हैं वो वोट दे के इलेक्ट करते हैं, इसीलिए हमारा जो भारत है वो गणराज्य है, रिपब्लिक है, ठीक है। तो समझिए रिपब्लिक शब्द का मतलब, ये आगे जाके बहुत काम आएगा, ठीक है। तो ट्रांसपेरेंसी और हमारा जो लोकतंत्र या फिर हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, इसका ये बहुत अच्छा गुण है कि हमारे पास गणतंत्र है, ठीक है। हम लोग इलेक्ट करते हैं। तो ये जो इलेक्ट करने वाला जो सिस्टम है ये कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आता है हमारे, ठीक है। आगे जब ये सब जब हो गया तो ये एक सुशासन को प्रदर्शित करता है, ना कि किसी शासन को, ना कि किसी कुशासन को। तो ये एक बहुत ही बेसिक सा डिफरेंस है जो मैंने आपको सरल शब्दों में बता दिया है, ठीक है। कुशासन भी नहीं प्रयोग कर सकते हम लोग, हम इसको शासन भी प्रयोग नहीं कर सकते। कुशासन इसलिए नहीं कर सकते
क्योंकि वो नेगेटिव वे में चला जाएगा। और शासन इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि कोई भारी शक्ति हमारे ऊपर राज नहीं कर रही है, हम खुद अपने आप पे राज कर रहे हैं, हम अपने खुद के राजा हैं, ठीक है। तो इसीलिए सुशासन, ठीक है, गुड अच्छी चीज़ों के लिए हो रहा है सुशासन, ठीक है। तो सुशासन के कुछ गुण भी होते हैं, जैसे कि सहभागिता हो गई, पारदर्शिता हो गई, विधि का शासन हो गया, भागीदारी हो गई, है ना। ये सब जो चीज़ें हैं ये हमारे सुशासन की कुछ अच्छे गुण हैं या कुछ मेरिट्स हैं इसकी, ठीक है। तो अब एक एक करके इसके जो गुण हैं उनको डिफाइन कर लेते हैं। देखिए, हमारा जो इसका जो पहला जो तत्व है, पहला जो गुण है उस वो है पारदर्शिता। देखिए, हम लोगों ने जब अंग्रेज़ों की गुलामी झेली थी 200 साल, ठीक है, तो उन्होंने क्या किया था ना, हमसे हमारी ही संपत्ति को हमारे खिलाफ यूज़ किया उन्होंने। उन्होंने क्या किया, हमारे जो भारत जो था वो संसाधनों में बहुत ज़्यादा रिच था, सोने की चिड़िया कहलाता था, आप लोगों को भी पता है। उन्होंने क्या किया था, इस सोने की चिड़िया को टाइम टू टाइम अपने हिसाब से खराब किया था। और जितने भी यहाँ के जो राजा महाराजा जो थे उस टाइम के पुराने जो थे जी, यानी कि जो मुगल्स भी जो थे, ठीक है, उनके तख्त ताज अशरफियाँ मुद्राएं बहुत सारे हीरे जवाहरात जो बहुत ज़्यादा बेशकीमती थे वो चुरा कर ले गए थे ब्रिटेन में, ठीक है। तो उन्होंने हमारे पैसे को अपना पैसा बनाकर वहाँ पर ले गए थे, और जिस वजह से जो इंडिया जो है वो टाइम के साथ गरीब होता चला गया और ब्रिटेन जो है वो सब सम्मुख होता चला गया, वो और ज़्यादा धनी होता चला गया। क्यों? क्योंकि उन्होंने हमारे पैसे को अपने देश ले जाना ज़रूरी समझा, ठीक है। और उन्होंने जब हमारे ऊपर राज किया, उन्होंने हमें इतना भी हक नहीं दिया कि हम उनसे जाके पूछ सकें कि आप हमारे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं। उन्होंने एक अधिनियम पास किया था जिसे कहते हैं गोपनीयता अधिनियम 1923। बहुत कम लोगों को पता है कि ये जो 1923 का जो ये गोपनीयता अधिनियम है, ठीक है, ये 1923 में इसलिए पास किया गया था ताकि कोई भी इंडियन उनसे जाके ये ना पूछ सके कि आप लोगों ने हमारे साथ ऐसा क्यों किया, या फिर आप हमारी संपत्ति को, हमारे संसाधनों को हमारे खिलाफ क्यों यूज़ कर रहे हैं, या फिर अपने देश क्यों लेके जा रहे हैं, ठीक है। तो इस अधिनियम को थोड़ा सा याद रखिएगा, गोपनीयता अधिनियम 1923, ठीक है। इसी को सीधा सीधा हनन, मतलब ये टाइम टू टाइम ख़त्म होता गया, लेकिन आरटीआई 2005, ठीक है, आप लोगों को भी पता है पारदर्शिता का मतलब ही ये होता है कि हम ट्रांसपेरेंसी, हम देख सकें, हम जान सकें कि हो क्या रहा है, हमारी सरकार हमारे दिए हुए पैसों से कर क्या रही है, कितना कर रही है, कहाँ खर्च हो रहा है, कैसे खर्च हो रहा है। उस वक्त हमारी सरकार ने ये डिसाइड किया था कि कोई भी जो इंडियन सिटीज़न होगा वो पूछ सकेगा, वो जानकारी ले सकेगा सरकार से या फिर किसी भी गवर्नमेंट ऑफिस से कि उनके द्वारा कि उन्हें जो जानकारी चाहिए या फिर उनके द्वारा किया गया ये काम कब हुआ, कैसे हुआ, पूरी जानकारी उनको दी जाएगी, वो भी रिटर्न में, ठीक है। तो इसी को कहते हैं आरटीआई 2005। ये इसीलिए शुरू किया गया था ताकि इंडियन सिटीजन्स को उनके सवालों के जवाब मिल सकें, उन्हें पता हो सके कि उनके द्वारा दिया गया पैसा, उनके द्वारा दी गई सेवाएं का प्रयोग कहाँ हो रहा है, कैसे हो रहा है, कितना हो रहा है, कितना हुआ, इन फ्यूचर कितना होगा, इन पास्ट कितना हुआ, इन प्रेजेंट। हम लोग टैक्स पे करते हैं तो हमें पता होना चाहिए ना कि हमारे टैक्सेस का जो प्रयोग है वो किस तरीके से हो रहा है, कहाँ हो रहा है, कितना हो रहा है, बिल्कुल ऐसे, ठीक है। तो आरटीआई 2005 पारदर्शिता का गुण है, ठीक है। विधि का शासन आप लोगों को भी पता है। विधि का शासन आप जानते हैं कि जब अंग्रेज़ हमारे भारत में जब आए थे तो उनका तो कोई कॉन्स्टिट्यूशन ही नहीं था, वो बस हमारे ऊपर ऐसे ही राज किए जा रहे थे, हम लोगों को ऐसे ही अपनी सुप्रीमेसी के अंदर परेशान किए जा रहे थे। बहुत सारे हमारे जो हक थे उनका वो वायलेशन ही किया। आर्टिकल 21 आप लोगों को भी पता है, जीने का अधिकार उन लोगों ने वो भी छीन लिया, सांस लेने का अधिकार उन्होंने वो भी छीन लिया। तो हर तरीके के जो हमारे अधिकार थे उस टाइम के वो हनन वो लोग किए जा रहे थे, ठीक है। तो कोई क्यों, वो इसलिए क्योंकि कोई विधि का शासन नहीं था, कोई रिटर्न में कॉन्स्टिट्यूशन उस टाइम पे नहीं था। अगर उस टाइम पे कॉन्स्टिट्यूशन होता तो वो क्या ऐसा कर सकते थे, वो नहीं कर सकते थे, ठीक है। तो इसीलिए विधि का शासन, एक रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशनरी मशीनरी जो होती है वो चलेगी। कोई इसे अपनी तरीके से अपने हिसाब से मॉडिफाई नहीं कर सकता है क्योंकि ये रिटर्न में है। और ऐसा अगर होता है तो सुप्रीम कोर्ट आ सकते हैं आगे। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट को पूरा पूरा हक है कि अगर कोई बड़ा मतलब संसद का कोई पार्ट भी अगर ऐसा करता है तो सुप्रीम कोर्ट उसके खिलाफ भी एक्शन ले सकते हैं, ठीक है। तो ये होता है विधि के द्वारा चलना, विधि के शासन से चलना, ठीक है। उसके बाद सहभागिता।
देखिए स्टूडेंट, सहभागिता का जो गुण है ना, वो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने तो हमें दिया ही है, और ये बहुत ज़रूरी भी है। जब आप सहभागिता को डिफाइन करें ना, मेरे हिसाब से जब आप रिटर्न में बैठें सहभागिता के गुण को लिखने, और कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि सहभागिता का जो गुण है ये कौन से आर्टिकल के अंदर आता है। देखिए, सहभागिता का जो गुण है ना, ये कई सारे आर्टिकल को कवर करता है। ये आर्टिकल 14 को, समानता का अधिकार, ठीक है, क्योंकि हम किसी की समानता को सिर्फ किसी भी वजह से वो नहीं कर सकते, हनन नहीं कर सकते किसी भी इंसान का। सहभागिता शब्द में ही पता चल रहा है कि हर किसी की पार्टिसिपेंस होनी चाहिए, हर कोई पार्टिसिपेट कर सकता है। आर्टिकल 14 समानता का अधिकार, ठीक है। आर्टिकल 15 लिंग, जाति, धर्म के आधार पर किसी भी तरह का भेदभाव नहीं, आर्टिकल 15 इसके अंदर कवर होता है। आर्टिकल 17 इसके अंदर कवर होता है, छुआछूत का अंत, क्योंकि जब हम किसी के साथ छुआछूत करते हैं तो हम उसका आर्टिकल 14 जो है वो डायरेक्ट सीधे सीधे उसका जो आर्टिकल 14 है उसका हनन कर देते हैं, ठीक है। आर्टिकल 21 के अंदर भी हम लोग जीने का अधिकार या गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार जिसे हम कहते हैं, हम किसी के उस राइट को हनन कर रहे हैं, उसके उस राइट को हम लोग वो कर रहे हैं, तो इतना हमें नहीं दिया गया है, ठीक है। गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने सबको दिया है। तो अगर हम किसी के साथ छुआछूत करते हैं या फिर लिंग, जाति, धर्म के आधार पर किसी को कोई काम करने से रोकते हैं, तो हम सीधे सीधे उसके आर्टिकल 21 का हनन करते हैं। तो ये जो आर्टिकल्स जो होते हैं, जब आप वहाँ लिखने के लिए बैठें तो ये आर्टिकल्स का हवाला ज़रूर दें। इससे जो आपका जो एग्ज़ामिनर होगा ना, उसे पता चलेगा कि कॉन्सेप्ट आपको बिल्कुल क्लियर है, आपको इन चीज़ों की नॉलेज है। और ये जो आप इसका राइट्स जो आप लिखेंगे, ये जो आप राइट नंबर जो लिखेंगे कि आर्टिकल 14, ये जो आर्टिकल्स वगैरह आप लिखेंगे ये ज़रूर लिखने हैं, ताकि उसे भी पता चले कि आपको एक्चुअल में कॉन्सेप्ट क्लियर है, आप ऐसे हवा में तीर नहीं मार रहे हैं, ठीक है। सहभागिता डिफाइन कर लिया, पारदर्शिता हो गई, ठीक है, सहभागिता हो गई, और उसके बाद आता है भागीदारी। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी आती हैं जो एक गवर्नेंस को है वो गुड बनाती हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी। तो जब हम ये सब चीज़ें करते हैं तो देखिए, भागीदारी भी इसका एक पार्ट है। तो भागीदारी के अंदर हमारा आ जाता है पंचायत। बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर अब आएंगी, धीरे धीरे इस चीज़ को डिफाइन करते हैं। फिर आगे चलकर एक शासन को अच्छा बनाने के लिए बहुत ज़्यादा डिजिटल लाइफ जैसे हम आजकल के टाइम पे जी रहे हैं, कि हम लोग सब कुछ, अब ऐसा कुछ नहीं होता है। तो हम एक गवर्नेंस के अंदर एक नया टर्म इंट्रोड्यूस हुआ जिसे हम कहते हैं ई गवर्नेंस। ई गवर्नेंस का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस, ठीक है। जब इन्होंने डिजिटल इंडिया का जो प्रोग्राम शुरू हुआ था, उसके अंदर जब हमारा लॉन्च हुआ था ई गवर्नेंस, ठीक है, अम्ब्रेला स्कीम थी ये। बार बार ये क्वेश्चन आता है कि ये कौन सी स्कीम के अंदर ये सब ई गवर्नेंस जो है वो इंट्रोड्यूस किया गया है। तो ये अम्ब्रेला प्रोग्राम के अंदर इसको इंट्रोड्यूस किया गया था। तो इसके अंदर हमारे जो गवर्नेंस है वो 4 तरीके की उसमें डिवाइड कर दी गई थी, ठीक है। गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, गवर्नमेंट टू सिटीजन, गवर्नमेंट टू वर्कर्स और गवर्नमेंट टू बिजनेस, ठीक है। तो ये 4 तरीके की हमारी ई गवर्नेंस थी अम्ब्रेला स्कीम के अंदर, ठीक है। तो इस चीज़ को थोड़ा सा आप लोग याद कर लीजिएगा, अम्ब्रेला स्कीम को थोड़ा सा याद कर लीजिएगा। डिजिटल इंडिया के अंदर ई गवर्नेंस को इंट्रोड्यूस किया गया था। अब जब इतनी सारी चीज़ें हो रही हैं, हमने सब कुछ, ई गवर्नेंस भी हो गया, सब कुछ हो गया, तो गवर्नेंस के अंदर हमें पता चल गया कि हमें इसकी ज़रूरत भी क्यों है, हम लोगों को क्या करना है गवर्नेंस के अंदर, सब कुछ है ना। लेकिन हर चीज़ की, जब हम किसी पॉलिसी को इस तरीके से लागू करते हैं तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो उसे रोकती हैं, यानी कि चुनौतियाँ। गुड गवर्नेंस की चुनौतियाँ क्या है? जो लोग गवर्नमेंट ऑफिसेस में होंगे उन्हें पता होगा कि लाल फीताशाही क्या होती है। गुड गवर्नेंस की सबसे बड़ी चुनौती है लाल फीताशाही। लाल फीताशाही बहुत सारे लोग समझ लेते हैं कि पुराने टाइम पे जो गवर्नमेंट ऑफिसर जो रेड कलर के शू लेसिस जो होते थे वो लाल फीताशाही, वो लाल फीताशाही बिल्कुल भी नहीं है। लाल फीताशाही का मतलब होता है, आप लोगों ने देखा होगा कि जब आप किसी गवर्नमेंट ऑफिसेस में जाते हैं, सपोज़ कीजिए जब आप आरटीआई के लिए अप्लाई करने जाते हैं, किसी आरटीआई ऑफिस में जाते हैं, तो आप वहाँ पे जब रिटर्न में अपनी कंप्लेन दे रहे होते हैं, तो वहाँ पे आपने देखा होगा फाइलों का एक बहुत बड़ा ढेर होता है। उन फाइलों के ऊपर एक लाल रंग का फीता बांधा हुआ होता है, ठीक है, उसको कहते हैं लाल फीताशाही, यानी कि
ऐसे पेपर्स या फिर ऐसी फाइलें जो दब चुकी हैं बहुत सारे टाइम के साथ, जो दब चुकी हैं और उनको सिर्फ बांध करके रख दिया गया है एज अ रिकॉर्ड। उनका और कोई काम नहीं है, बस एक वो रिकॉर्ड है, उससे ज़्यादा उनका कोई काम नहीं है। इसको कहते हैं लाल फीताशाही। ठीक है, लाल फीताशाही जो है हमारी गवर्नेंस के लिए एक बहुत बड़ा चुनौती है। वो इसीलिए क्योंकि वो सिर्फ एक रिकॉर्ड बन के रह जाता है और उसके ऊपर काम कुछ नहीं होता है आगे फर्दर। जो भी उसका जो काम होता है, जो उसके ऊपर काम होना चाहिए था, वो नहीं हो पाता है। वो सिर्फ एक रिकॉर्ड बन के, एक फाइल बना के उसको कोने में छोड़ दिया जाता है। इसको कहते हैं लाल फीताशाही। ठीक है, ये गवर्नमेंट ऑफिसेज में बहुत होता है। जो लोग गवर्नमेंट ऑफिसेज में होंगे उन्हें पता होगा ये लाल फीताशाही क्या होती है। उसके बाद आता है हमारा भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचार आप लोगों को भी पता है, इस चीज़ को डिफाइन करने की तो ज़रूरत ही नहीं है भ्रष्टाचार क्या होता है। घूसखोरी जिसको हम कहते हैं कि कोई काम कराने के लिए जब हमें कोई फ़ी या फिर कोई अमाउंट पे करना पड़ता है, उसको हम कहते हैं भ्रष्टाचार। हर काम को कराने के लिए इवन, है ना, जिसके एवज में फिर आगे जाके ओम्बुड्समैन आया था, लोकपाल और लोकायुक्त जब शुरू किया गया था। ये आगे की बातें हैं, पर आप लोगों को थोड़ा थोड़ा इंट्रो मोटा मोटा दिए जा रही हूँ। उसके बाद था ऐसे लोग जो अपने काम को ठीक से नहीं करते हैं। कई सारे अधिकारी ऐसे होते हैं जो किसी ऐसे इंसान को जो कि ईमानदार है, अपना काम ठीक से कर रहा है, लेकिन उसे करने नहीं दिया जाता है। ठीक है, उनके द्वारा हस्तक्षेप किया जाता है। तो ऐसे लोगों का हस्तक्षेप होना किसी भी काम को खराब कर देता है, उन्हें आगे बढ़ने ही नहीं देता। ठीक है, इसको कहते हैं हस्तक्षेप करना है। उसके बाद आता है गलत लोगों की मध्यस्थता। ऐसे लोगों के बीच से होके गुजरना जो कि आपके काम को नहीं होने दे रहे हैं, या फिर एक जो प्रोसेस जो कि बहुत स्मूथ हो सकता है लेकिन किसी की वजह से नहीं हो पा रहा है। आपको आपकी इन्फॉर्मेशन मिल सकती है, लेकिन कोई ऐसा इंसान जो कि गलत है या फिर किसी वजह से आपको वो इन्फॉर्मेशन नहीं देना चाह रहा है, उसकी मध्यस्थता की वजह से प्रॉब्लम्स हो रही हैं। इसको कहते हैं गलत मध्यस्थता। ठीक है, तो ये जो सारी जो चुनौतियां हैं ये आती हैं हमारे सुशासन की चुनौतियां। ठीक है, इसे डिटेल में थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, मैंने सिर्फ आप लोगों को मोटा मोटा समझाया है। आगे हम जब थोड़ा सा चलते हैं, मैंने एक स्टूडेंट से पूछा था कि सुशासन दिवस कब मनाया जाता है। तो सुशासन दिवस जो है उन्हें नहीं पता था, तो अब सुन लीजिए। सुशासन दिवस जो है वो 25 दिसंबर को मनाया जाता है। और ये किनके उपलक्ष्य में मनाया जाता है, वो है श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी। ठीक है, उनको सम्मान देते हुए ये जो सुशासन दिवस है ये 25 दिसंबर को मनाया गया था, क्योंकि उनका जन्मदिन होता है। ठीक है, तो ये सुशासन दिवस को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ये बहुत बार आ रहा है, आजकल के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत बार आ चुका है, यूपीएससी में भी आ चुका है। ये सुशासन दिवस कब मनाया जाता है? 25 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक है, और किन को सम्मानित करते हुए मनाया जाता है? श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो स्टूडेंट्स, जब हमने इतनी सारी चीज़ें पढ़ ली कि सुशासन के अंदर ऐसा होता है वैसे होता है, तो सुशासन की कुछ एजेंसीज भी होंगी, सुशासन का कुछ काम भी होगा, कुछ ऐसी एजेंसीज जो हमारे लिए काम भी करती होंगी, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, है ना। क्योंकि हम सहभागिता पढ़ रहे हैं, तो सहभागिता के अंदर तो बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो सहभागिता के अंदर बहुत सारे ऐसे डिपार्टमेंट्स भी होंगे, बहुत सारी ऐसी एजेंसीज भी होंगी जो काम कर रही होंगी। बिल्कुल है। ठीक है, नीति आयोग। नीति आयोग को ज़रा हम ठीक तरीके से पढ़ते हैं, नीति आयोग है क्या। ठीक है, तो स्टूडेंट्स थोड़ा ठीक तरीके से समझिएगा कि नीति आयोग की वर्किंग कैसे होती है, क्योंकि नीति आयोग जो है ना वो आपकी गवर्नेंस के अंदर डायरेक्टली आता है। ठीक है, आप लोगों को पता होना चाहिए, जब आप गवर्नेंस पढ़ रहे हैं तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि नीति आयोग के अंदर किस तरीके से काम आता है, और गवर्नेंस के अंदर नीति आयोग कैसे आता है, किस तरह से आ रहा है, कैसे काम करता है, वर्किंग क्या है। ठीक है, तो नीति आयोग जो है ना, देखिए, जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तो हमने चुनाव आयोग गठित किया था। ठीक है, 1950 हमारा जो चुनाव आयोग था, उसके साथ साथ हमने एक योजना आयोग को भी गठित किया था 1950 के में ही। ठीक है, साथ साथ उस टाइम पे योजना आयोग का काम ये था कि हमारी जो फाइनेंशियल कंडीशंस जो थी उस टाइम पे ठीक नहीं थी। तो योजना आयोग जो होगा वो हमारे देश में लोकतंत्र स्थापित करने के लिए, फाइनेंशियली स्टेबल करने के लिए, रोजगार के लिए काम शुरू करेगा। ठीक है, जिसको हम योजना आयोग के नाम से जानते हैं 1950, जिसके अंदर आप लोगों को भी पता होगा कि पंचवर्षीय योजनाओं को लागू किया गया था।
ठीक है, ये वही योजना आयोग है। 2015 में श्री नरेंद्र मोदी ने 1 अप्रैल 2015 को श्री नरेंद्र मोदी ने योजना आयोग का नाम बदल के नीति आयोग कर दिया गया था। ठीक है, जिसका मतलब है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ठीक है, कई बार ये क्वेश्चन आता है कि कि नीति आयोग कब स्टार्ट हुआ था। तो नीति आयोग 1 अप्रैल 2015 को शुरू हुआ था। इसका नाम 1 अप्रैल 2015 को नीति आयोग किया गया था। जब आपसे पूछा जाए कि ये क्वेश्चंस में फंसा देते हैं, जब आपसे ये पूछा जाए कि नीति आयोग का पुराना नाम क्या था, तब आपको लिखना है कि योजना आयोग 1950। कंफ्यूज नहीं होना है। नीति आयोग कब शुरू हुआ? नीति आयोग आपका 2015 में शुरू हुआ है। ठीक है, क्योंकि उससे पहले नीति आयोग को कोई नहीं जानता था। ठीक है, तो श्री नरेंद्र मोदी द्वारा इसका नाम बदल के 2015 में नीति आयोग कर दिया गया था। ठीक है, तो नीति आयोग क्या है? बहुत सारे बच्चे नहीं जानते। अगर उनको एक वर्ड में डिफाइन करना हो नीति आयोग को, तो वो कहते हैं कि बस नहीं, ये तो सिर्फ प्लानिंग करता है या कुछ, या वो एक वर्ड में इस चीज़ को डिफाइन नहीं कर पाते, जबकि ये एक वर्ड की ही इसकी परिभाषा है। हमारा जो नीति आयोग है ये थिंक टैंक एजेंसी है। थिंक टैंक, ये इसका ऑफिशियल भी नाम है, थिंक टैंक। जब आपसे कोई ये पूछे कि नीति आयोग क्या है, कई बार क्वेश्चन में भी आ जाता है नीति आयोग क्या है, तो वो है थिंक टैंक एजेंसी। ठीक है, नीति आयोग का काम ये होता है कि वो प्रधानमंत्री जी को जो हमारी जो स्कीम्स हैं उनके बारे में बताता है, इंट्रोड्यूस करता है, ताकि वो इस चीज़ पे आगे काम कर सकें। आपने पहले भी देखा होगा पंचवर्षीय योजनाएं जो हमारे विकास के लिए, आर्थिक रूप से विकास के लिए जो स्टार्ट की गई थी, वो भी योजना आयोग द्वारा ही लागू की जाती थी। ठीक है, तो नीति आयोग का भी बिल्कुल यही काम है। बस उनको वो ढांचा बना के दे दिया जाता है, प्रधानमंत्री जी को वो ढांचा बना के दे दिया जाता है कि किस तरीके से कैसे काम करना